कि राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है। मोदी जी ने भव्य समारोह बनाया। एक प्रधानमंत्री को क्या इस तरह की चीज़ों को करना चाहिए एक खास कौम के लिए, लेकिन मोदी साहब ने सबको दबाकर और एक फाइनली वन मैन शो बना दिया। नहीं तो अगर राम राज्य आ चुका है तो बताइए बिल्किस बानो के साथ इंसाफ होगा, ज़किया जाफरी के साथ इंसाफ होगा? आप बताइए कि देश के युवाओं के साथ इंसाफ होगा? आप बताइए राम राज्य अगर आ गया है तो महंगाई के अंदर जो पेट्रोल है, डीजल के दाम है, घरेलू गैस के दाम है, वो खत्म हो जाएंगे। देश के अंदर भुखमरी खत्म हो चुकी होगी। क्या बताइए किसी अल्पसंख्यक के साथ ये नहीं कहा जाएगा कि इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, जय श्री राम का नारा लगाना होगा? आप बताइए राम राज्य की कल्पना इस आधार पर देश के अंदर चलेगी? देश के अंदर जो इकोनॉमी होना चाहिए भारत की वो कहाँ पहुंच रही है? बेरोजगारी दर कहाँ पहुंच रही है? किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करा था, हो गई किसानों की आय? हर घर छत का वादा करा था, हर गरीब को मिल गई। नमस्कार, आदाब, मैं हूं माज और आप देख रहे हैं द कंटाप। हमारे साथ हैं आज राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद साहब। जवाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया मासा आने के लिए स्टूडियो में खासकर। बहुत शुक्रिया। और जवाद साहब की खासियत है ये जाने जाते हैं मुखर होकर अपनी आवाज़ उठाते हैं। बहुत मिर्ची भी लगती है, तमाम चैनलों पे आपने देखा होगा, बहुत सारे वायरल वीडियो इनके चैनलों पे देखा होगा आपने। तो आज का हमारा मुद्दा जो है कि राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है। मोदी जी ने भव्य समारोह बनाया। एक प्रधानमंत्री को क्या इस तरह की चीज़ों को करना चाहिए एक खास कौम के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया महाज साहब आपका इनविटेशन देने के लिए। देखिए आज की जो मौजूदा हालात मुल्क के अंदर है, पहले तो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े आंदोलन भी करे, चली भी। और पहले अगर इतिहास देखा जाए राम मंदिर मुद्दे का इतिहास तो काफ़ी वक्त पुराना है और विवाद काफ़ी पुराना है। 1855 के आसपास भी विवाद रहा, फिर उसके बाद 1947 के अंदर विवाद रहा, और उसके बाद इस विवाद को बढ़ावा देने वाले के नायर साहब जिन्होंने इस विवाद को जन्म दिया, और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी उस वक्त थी नहीं, जनसंघ के दौर में वो चुनाव भी जीत करके आते हैं, उनको बड़ा जो है सम्मान भी दिया जाता है। लेकिन इसके पहले ये बात कही जाए कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है वो आने वाले वक्त में 2024 के लिए एक नया एजेंडा भी सेट करती जा रही है। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और प्रभु श्री राम जी के ऊपर तमाम भारतवासियों की, पूरे विश्व की, तमाम लोगों की आस्था है। प्रभु श्री राम जी से पहले उनके नाम के आगे एक लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की अगर हम बात करेंगे तो वो तो सभी के राम है, वो तो शबरी के भी राम है, वो तो आदिवासियों के भी राम है, वो महिलाओं के भी राम है, वो जगत के राम है। लेकिन आप कांग्रेस के पक्षधर हैं, मैं जैसे जानता हूं कि कांग्रेस की बातें उठाते रहते हैं। कहीं ना कहीं शुरुआत तो कांग्रेस ने की थी इस मामले को लपक लेने की, लेकिन बाद में मोदी साहब ने ऐसा लपका कि कांग्रेस साफ हो गई। नहीं, मोदी साहब ने तो सरदार पटेल को भी लपक लिया। मोदी साहब ने तो अंबेडकर जी की उस वाक्य को भी कहे हुए रख लिया कि इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। क्या करेंगे उसके लिए? और देखिए खास देश की तमाम पार्टीज हैं, देखिए शिवसेना भी इसमें पीछे नहीं है। शिवसेना का भी बयान अभी आया है, आपने देखा था कि बाबरी मस्जिद में जो सब चीज़ें चली आपको पता है, उसमें शिवसेना का बहुत अहम रोल है। तो वो भी कहीं ना कहीं मामले को ग्रैब करना चाहती थी, लेकिन मोदी साहब ने सबको दबाकर और एक फाइनली वन मैन शो बना दिया। तो देखिए शिवसेना का उन्होंने हश्र भी क्या करा, नरेंद्र मोदी साहब ने दिया ना। क्या करते हैं इस वक्त, और क्या रह गई आज उनकी पार्टी? इनाम दिया ना, उनकी पूरी पार्टी ही तोड़ दी। जो अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त और ख़ास तौर से बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने को लेकर के अपने आप को कह रहे थे, आज उनकी ही पार्टी तोड़ दी गई। आज क्या करेंगे उद्धव ठाकरे साहब? कोई बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। फिर अगर ये नज़ीर आप आगे लेकर के चलेंगे तो देश के अंदर कहाँ जाकर के रुकेंगे? और देश को अगर आप आस्था की बुनियाद पे चलाना चाहते हैं तो फिर माज भाई देश नहीं है, 556 रियासतों से बना हुआ मुल्क है। इसमें तमाम आस्थाओं को मानने वाले लोग हैं, तमाम धर्मों को मानने वाले लोग हैं, तमाम जातियों को मानने वाले लोग हैं। और जो इस वक्त इंडिया अलायंस के लोग हैं, क्या वो हिंदू कम्युनिटी से नहीं आते हैं? आप बताइए, ममता बनर्जी नहीं, आप लोग तो पोस्टर छप जाते हैं ना कि पहचानो कि ये कौन है राम विरोधी। नहीं तो इंडिया अलायंस के ही चेहरे हैं। देखिए क्या है, बहुत से खास तौर से मीडिया एजेंसी ने विपक्ष की सुपारी ले रखी है
और जिस भी तरीके से हो सकता है विपक्ष को बदनाम करा जाए, विपक्ष के ऊपर कटाक्ष करे जाए। ये तो बीजेपी ने कराया था कि पहचानो ये है राम विरोधी। अच्छा, राम के समर्थक कौन थे? राम के समर्थक सबसे बड़े अगर कोई थे तो महात्मा गांधी जी थे, जिन्होंने अपनी हे राम कहते कहते जान दे दी। और उनको मानने वाला भी नाथूराम था। और नाथूराम का समर्थन करने वाले कौन लोग हैं जो सदन के अंदर बैठे हुए हैं? कौन है वो? प्रज्ञा ठाकुर, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं दिल से नहीं माफ करूंगा। आज तक माफ कर पाए? वो कहती है चाकू की नोक के ऊपर जो है वो धार लगा करके रखना। कौन नैतिकता तय करेगा इस देश के अंदर? किसानों को सरेआम गाली फेंकने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग और सांसद, आतंकवादी और खालिस्तानी कहने वाले लोग, जो अन्नदाता रहे देश का, उसके बारे में क्या कहा गया? देश के युवाओं के बारे में क्या कहा गया? जो अपना हक मांगता है, जो अपनी हिस्सेदारी मांगता है, उसके बारे में क्या कहा जाता है? रमेश बिदूड़ी ने क्या जाकर के सदन के अंदर बोला, उसके ऊपर कोई नैतिकता नहीं तय करेगा। और अगर कोई उनके विरोध में बात कर देगा, जो लोकतंत्र की खूबसूरती है, आरोप प्रत्यारोप लगना, कटाक्ष करना, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर विपक्ष कोई आपको सजेशन देता है, जो विपक्ष का काम है वो विपक्ष करती है, उसके बाद आप जो है सुन ले। विपक्ष रामराज के समर्थक नहीं है ना? नहीं, राम राज्य आ गया ना। नहीं तो अगर राम राज्य आ चुका है तो बताइए बिल्किस बानो के साथ इंसाफ होगा? ज़किया जाफरी के साथ इंसाफ होगा? आप बताइए कि देश के युवाओं के साथ इंसाफ होगा? आप बताइए, राम राज्य अगर आ गया है तो महंगाई के अंदर जो पेट्रोल है, डीजल के दाम है, घरेलू गैस के दाम है, वो खत्म हो जाएंगे। देश के अंदर भुखमरी खत्म हो चुकी होगी। और बताइए प्रेस फ्रीडम, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी से राम राज्य की जिसमें कल्पना करी जा रही है, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और सत्ता पक्ष से सवाल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? आप बताइए कि इस देश के अंदर जो बलात्कार हो रहे हैं हर 2 से 3 घंटे बाद महिलाओं के साथ, क्या उनके समर्थन में खड़े होने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं होंगे? क्या बलात्कार के जिनके ऊपर आरोप लगते हैं और बलात्कारियों को छोड़ने वाले, उनके समर्थन में करने वाले लोग, क्या राम राज्य के अंदर उनका समर्थन करा जाएगा? कौन लोग करते हैं? क्या बताइए किसी अल्पसंख्यक के साथ ये नहीं कहा जाएगा कि इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, जय श्री राम का नारा लगाना होगा? आप बताइए राम राज्य की कल्पना इस आधार पर देश के अंदर चलेगी? ये किस तरीके की बात है? अगर इस चीज की कल्पना अगर आप कर रहे हैं तो देश को आगे लेकर के जाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? लेकिन पेटेंट तो उन्हीं का है ना। किसने कहा? राम पे पेटेंट तो बीजेपी ने करा रखा है। किसने कहा? अब देखिए, राहुल गांधी को मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है। देखिए, हेमंता विश्व शर्मा साहब पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके ऊपर ही आरोप लगाती थी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस छोड़ करके किस तरीके से उनको सराहा गया, संवारा गया, और वो आजकल नए जो है हिंदुत्व की नई परिभाषा कर रहे हैं। अब मंदिर जाने के ऊपर भी यही लोग डिसाइड करेंगे कौन मंदिर जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है। राहुल गांधी के खिलाफ इन्होंने अगर मोर्चा खोल रखा है तो याद रखिए आने वाले वक्त में सत्ता का परिवर्तन होता है। और एग्जाम्पल जयललिता का और करुणा दीदी का यही है। आपको पता होगा कि जयललिता ने उनके साथ कैसा सलूक करा था, फिर एमके करुणा दीदी बाहर निकल के आए थे, उन्होंने भी वैसे ही सलूक करा। लेकिन राहुल गांधी साहब ने अगर 2-4 बिस्किट खिला दिए होते आज हेमंता को, नहीं देखिए, सुनिए, अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, हेमंता को वही बिस्कुट बढ़ा रहे थे, वो नहीं खाया। नहीं देखिए, तो किसकी है? देखिए राहुल गांधी जी की समझदारी को समझिए आप। उन्होंने वफादार को पहचाना, गद्दार को नहीं पहचाना। ये आप सोचिएगा, उन्होंने वफादार की वफादारी को सराहा है। स्टेटमेंट और नहीं, मैं कुछ नहीं खिलाया। तो आप देखिए ना, वफादार की वफादारी को कितने अच्छे से सराहा राहुल गांधी जी ने। लेकिन जो पार्टी के गद्दार थे उनको राहुल गांधी जी ने नहीं सुधारा। जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में करप्शन के आरोप लगे हुए थे उनको राहुल गांधी जी ने नहीं सुधारा। तो आप तो वॉशिंग मशीन में धुल गए, आप तो हिंदुत्व के बहुत बड़े। देखिए नॉर्थ ईस्ट में उनकी तूती बोलती है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर तूती कहीं नहीं बोलती, वो किसके इशारे पे बोलते हैं, इधर से उचकाए जाते हैं। नए अभी जो हैं भाजपाई हुए, किसके इशारे पे वो जा करके फुदकने लगे, कूदने लगते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा, सत्ता का परिवर्तन होता है, सत्ता जो है बदलती रहती है। आज तुम्हारी बारी, कल किसी और की बारी होगी। तो अभी सत्ता के नशे में चूर होकर के ये जो लोग समझते हैं कि हम ताउम्र रहने वाले हैं, तो घमंड तो फिर रावण का भी नहीं रहा। और आने वाले वक्त में देखेंगे किसका घमंड रहता है इस देश के अंदर। लेकिन जो मुद्दे राहुल गांधी साहब उठा रहे हैं,
जिस तरीके से निर्भीक होकर के वो मुद्दे उठा रहे हैं, मुझे नहीं लगता इस देश के अंदर इतनी ईमानदारी के साथ जन कल्याण की नीतियों के ऊपर सवाल सरकार से पूछना और लोगों के हितों के लिए आगे निकल करके आना, जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग डरते हैं उससे ज़्यादा वो डराने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल गांधी साहब डरने का नाम नहीं ले रहे हैं। यही हमने देखा था भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। क्या नारा था भारत जोड़ो यात्रा का? कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। हम नफरत के खिलाफ हैं। इस देश के अंदर जो नफरत की फिजा बनी हुई है उसको मोहब्बत से ही ख़त्म करा जा सकता है। लेकिन ये वोट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है ना। अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसका नतीजा आपके सामने है, तो ये चलेगा कैसे? नहीं, वोट में आप कैसे समझते हैं? वोट देखिए, हर किसी का अपना परसेप्शन है, समझने का तरीका है। मैं आपको बता दूं 40% अभी भी जो है कांग्रेस का वोट टैग्ड है क्या नहीं है? आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर 29 सीटें, राजस्थान के अंदर 25 सीटें, उसके बाद आप देखेंगे बिहार के अंदर 40 सीटें, 48 सीटें महाराष्ट्र के अंदर, 42 सीटें पश्चिम बंगाल के अंदर, उसके बाद हिमाचल के अंदर 4 से 5 सीटें, उसके बाद अगर आप देखेंगे हरियाणा के अंदर 10 सीटें, और उसके बाद छत्तीसगढ़ और आप उसका मिला लेंगे जहाँ से आती हैं 11 से 14 सीटें दोनों स्टेट्स के अंदर आ रही हैं। और कर्नाटक के अंदर चले जाएंगे तो कर्नाटक के अंदर जीत हुई 28 सीटें वहाँ पे। जो अभी इंडिया का अलायंस है उसके पास वोट परसेंटेज लगभग 60% के आसपास। 2019 में प्रचंड बहुमत आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पास 37.5% के आसपास वोट था। तब के इंडिया अलायंस जो विपक्ष रहता है जैसे नहीं 37% नहीं ना उस वक्त वो गठबंधन एनडीए का जिसमें नीतीश कुमार उनके साथ थे, और उसके बाद जो शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की थी महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें और 40 सीटें, लगभग 88 सीटों के आसपास है। और पूर्ण बहुमत के लिए कितना चाहिए होता है? आप अगर यहीं बिहार के अंदर ही रोक दें और अगर आप जो है महाराष्ट्र के अंदर रोक दें, और अभी जो बंगाल के अंदर स्थिति बनी हुई है 42 सीटें आती हैं, लगभग 18 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी की थी। इस वक्त स्थिति यह है कि महाराष्ट्र के अंदर जो मैं इंफॉर्मेशन गेन कर पा रहा हूँ, डबल डिजिट क्रॉस करना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। बिहार के अंदर भी आप देखेंगे डबल डिजिट क्रॉस करना, और वेस्ट बंगाल के अंदर भी डबल डिजिट क्रॉस करना जो है वो मुश्किल है। अगर इन राज्य में जहां पे कांग्रेस डायरेक्ट फाइट में, राजस्थान के अंदर 25-29 सीटें आपकी आती हैं, मध्य प्रदेश के अंदर गणित सही है, लेकिन इन ऑफ द डे रामराज में आएंगे तो मोदी ही। ये कैसे हुआ? ये किसने पता करा? नहीं, देखिए होने के लिए एक परसेप्शन बिल्ड करा जा रहा है, एक नैरेटिव बिल्ड करा जा रहा है। अगर बड़ा काम कर दिया उन्होंने, कौन सा बड़ा काम? मंदिर का उद्घाटन करना ये कम बड़ी बात है। 500 साल नहीं, प्रभु श्री राम वो टेंट में थे, आज वो नहीं। अगर राम मंदिर का उद्घाटन अगर हो रहा है तो ये सवाल करना छोड़ देना चाहिए कि देश के अंदर जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं है। चीन कितना एंटर कर चुका है देश के अंदर। आजकल करता कौन है सवाल? नहीं, हम डिबेट में जाते हैं, आपसे कोई करता है सवाल? नहीं, तो हम तो अपने मुद्दे उठाएंगे, वो करें या ना करें। मुद्दा उठाना किस तरीके से उठाना चाहिए वो आपके सामने वाले के ऊपर भी निर्भर करता है। क्या आज देश के अंदर जिस तरीके से चाइना एंटर कर रहा है, क्या ये सवाल नहीं करना चाहिए? देश के अंदर जो इकोनॉमी होना चाहिए भारत की, वो कहां पहुंच रही है? बेरोजगारी दर कहां पहुंच रही है? किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करा था, हो गई किसानों की आय? हर घर छत का वादा करा था, हर गरीब को मिल गई। 80 करोड़ लोग जिस देश के अंदर भुखमरी का राशन खा रहे हो बैठ करके, उस देश के अंदर आप कल्पना ये कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन गए। प्रेस फ्रीडम में भारत कौन से स्थान पर है? हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है मास भाई? क्या ये सवाल करना छोड़ देना चाहिए क्योंकि राम मंदिर बन चुका है? ये सवाल करना भूल जाना चाहिए। हम तो नहीं भूलेंगे। नहीं, जो कर रहा है जाते हैं जवाब साहब, तो यही हो रहा है ना। आप देखते होंगे, आपसे कोई सवाल पूछता है? नहीं, वो डाल हम बात वो सवाल करे ना करे, लेकिन उन सवालों के तरफ लेकर के आने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है, हर विपक्ष की नेता के ऊपर है। सरकार तो जवाब नहीं देगी। आप बताइए, अडानी के मुद्दे के ऊपर जेपीसी की बात हो रही थी, क्या सरकार ने सदन चलने दिया? नहीं चलने दिया। डेवलपमेंट किसका हो रहा है? रोजगार किसको मिल रहा है? सिर्फ दो उद्योगपतियों के लिए सरकार काम करेगी। अच्छा, क्या अयोध्या में एक खबर छपी है, बहुत सारे चैनलों पे हमने भी चलाया है कि अयोध्या ट्रस्ट की जमीन अडानी को बेच दी गई है। देखिए क्या है, जितना भारतीय जनता पार्टी से आप अडानी के ऊपर सवाल करेंगे उतनी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की चाहिए। आप बताइए, सदन अडानी के सवाल पर चलने नहीं दिया गया जी। पहली बार ऐसा हुआ। सत्ता पक्ष ने, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ता पक्ष ने अडानी के मुद्दे को लेकर के जेपीसी डिमांड कर रही थी और सत्ता पक्ष ने सदन को ही नहीं चलने दिया, और उधर से विरोध सत्ता पक्ष के लोग कर रहे थे। आप बताइए संजय सिंह कहाँ है?
कितने लोगों की सदस्यता चली गई इसी सवाल के ऊपर। राहुल गांधी साहब को भी इसी की सदस्यता तो जाने को, सदन में आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, टीवी चैनल पे आप लोगों को बोलने नहीं दिया जाएगा, मंदिर मस्जिद भी लूट लिया गया, जो भी है मामला, तो आप लोग करेंगे क्या? यही यात्रा करते रहेंगे बस? नहीं, यात्रा करना ज़रूरी भी है। लोगों को घर घर तक मुद्दे पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो विपक्ष की है और विपक्ष अपना काम कर रहा है। तो बताइए, आप ही सब चीज़ कह रहे हैं, तो देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी अगर मैं इसको ना कहूँ तो क्या कहूँ? आप लोग क्यों नहीं बताते आकर के देश के अंदर अघोषित, देश के अंदर, मतलब आपसे मुराद ये है जितने मीडिया के लोग हैं, जितने, हाँ बताए ना कि आप सवाल करेंगे, सत्ता पक्ष से कठोर सवाल करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप कैंसिल हो जाएगा, ऐड मिलना बंद हो जाएगा। नहीं, आप तो देख रहे हैं फेसबुक पे लोगों के व्यूज भी कम होना चालू हो गए हैं, यूट्यूब पे भी होना चालू, क्या आपके साथ नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो फिर मोदी ईवीएम अगर लिख देते हैं तो डाउन हो गया। तो वही तो बता रहा हूँ, अघोषित इमरजेंसी की तरफ भारत बढ़ चुका और लगी हुई है, क्योंकि अगर आप सत्ता से सवाल करेंगे, अच्छा विपक्ष को इन्होंने बिल्कुल दुश्मन जान रखा है। अगर विपक्ष का, विपक्ष जो होता है वो आपका एक आईने के तरीके से होता है, जो आपकी कमियों को बताता है, जो आपकी जो देश के अंदर कल्याणकारी नीतियां उसके खिलाफ आपको बताता है कि ये कमियां रह गई, आपने उसी को दुश्मन मान रखा हुआ है। आप हर किसी को तो यही साबित करने लगे हुए हैं कि भाई ये जो है देश विरोधी है, ये देश हित में नहीं है, ये आतंकवादी है, फलाना खालिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, खान मार्केट गैंग है, तमाम तरह का अर्बन नक्सल है, ऐसे ऐसे शब्द, झूठे शब्द ला करके गड़े करे जा रहे हैं। आप बताइए, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ ये कहा जाता है जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है कि वो आतंकवादी है। आप बताइए, यहाँ के चीफ मिनिस्टर के आतंकवादी हैं? बोला नहीं बोला, किसने बोला? यहीं के लोगों ने बोला ना, किसके खिलाफ बोला? और आज तक कोई आरोप लगा करके भाग जाना। और उसके पीछे एक मीडिया का जो तंत्र है, ख़ास तौर से जिसको गोदी मीडिया भी कहा जाता है, वो एक तंत्र है जिस तरीके से काम कर रहा है, दबाव में है। मेरी काफ़ी लोगों से बात होती है कि छोड़ो यार, इस टॉपिक पे बात नहीं करते, खुल करके बोलने से लोग डर रहे हैं। तो ये बताइए, इसमें जिम्मेदारी किसकी होगी? हर आम जनमानस की जिम्मेदारी है कि मूलभूत सवालों के ऊपर सरकार से कठोर, कठिनतम से कठिनतम सवाल करे जाएं, और सरकार की ये जवाबदेही बनती है कि वो मुस्कुराते हुए हर सवाल का जवाब भी दें। तो जवाब कैसे देंगे? आज तक 9 साल 10 साल होने वाले हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? तो मन की बात सुनते सुनते 10 साल हो गए। नहीं, 10 साल नहीं, अभी जो है मुझे लगता है काफ़ी वक्फा निकल गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय प्रधानमंत्री जी इसलिए नहीं करते क्योंकि सवालों से डरते हैं, इसीलिए लोगों को जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो डराते हैं कि सवाल ना पूछे जाए। लेकिन आपको बता दूं, लोकतंत्र ये आज का लोकतंत्र है। आप किसी का मुंह बंद कर सकते हैं अपनी ताकत और कुव्वत के दम पे, लेकिन ये याद रखिए, इतिहास उन लोगों को याद रखता है जो आने वाले जालिमों के खिलाफ बोलते हैं, जो जुल्म के खिलाफ बोलते हैं, जो अहंकारियों के खिलाफ बोलते हैं। और इतिहास के अंदर तमाम चीज़ें, प्रभु श्री राम जी को, रावण का भी तो अहंकार था ना अपनी पावर का, प्रभु श्री राम जी तो अकेले चले थे ना। क्या हुआ उसके बाद? हश्र, पूरी जो सोने की लंका थी उसको हनुमान जी ने ही जला दिया। तो आने वाले वक्त में ये जो लंका बनाई हुई है सत्ता पक्ष ने अपनी, इसको देखिएगा कैसे जो है 2024 में देश की जनता तोड़ेगी। और प्रभु श्री राम जी के बताए हुए रास्ते के ऊपर भारत चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और आने वाले वक्त में ये भी नज़ीरें रखी जाएंगी कि हाँ, जो घमंड में लोग थे, जो इस इख्तिदार के ऊपर बैठे हुए थे कि आने वाले 50 सालों तक जो है हमारा ही शासन रहेगा, हम ही जीवित रहेंगे, तो याद रखिएगा, माफ़ करिएगा, हिंदुस्तान की खूबसूरती यही, इसने किसी अहंकारी को नहीं एक्सेप्ट करा। इसने हमेशा उसको एक्सेप्ट करा जो प्यार की बात करता है, जो मोहब्बत की बात करता है, जो अमन और अमान की बात करता है, जो इंसाफ की बात करता है, उसी को ही देश की जनता चुनती है। यहाँ घमंड की कोई जगह नहीं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सैयद जवाद। मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ, तब तक देखते रहिए दक्कन टाइम्स।